सोच रख ऊंची तुझे ऊंची उड़ान भरनी है। जिंदगी थम नहीं सकती तूफान करनी है। थक कर ना बैठ यूं हिम्मत हार कर मेरे दोस्त। अभी तो पूरी दुनिया तुझे अपने नाम करनी है। अपने नाम करनी है। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां नजरें होती हैं लक्ष्य पर। विद्यार्थियों, आज आपने रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी आपकी ये कोशिश रंग जरूर लाएगी। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही ऐसी है जो ठोकर लगने के बाद आती है। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरों में भी चमक कर रोशनी दीजिए। कौन कहता है कि सफलता लक से मिलती है? मेहनत में आग है तो मंजिल भी झुका करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। एक जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। जिंदगी में कई चीजें इसलिए जल्दी नहीं मिलती हैं ताकि बाद में उसकी अहमियत कम न हो जाए। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे तब तक आग सीने में जलती रहनी चाहिए। गिराने वालों को भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने ही आपको संभलना सिखाया है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। कक्षा को सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है, जिसमें द्विवेदी युग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम एक साथ निपटारा करेंगे। कक्षा को पूरा देखिएगा। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि यह काव्य पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित हैं। मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, तो बिल्कुल सही जवाब है। और यह काव्य पंक्तियां साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से ली गई हैं। और इसको कब लिखा गया था? 1931 ईस्वी में। और इन पंक्तियों में जो है उर्मिला के विरह का चित्रण किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि उर्मिला कहती हैं कि मेरा जो यौवन है, मेरी जो युवा अवस्था है, एक छोटे बच्चे के समान हो गई है। और अपने यौवन से वो प्रार्थना करती हैं कि हे मेरे चपल यौवन, आप जो है छोटे शिशु की तरह हो जाइए। जैसे छोटा बालक होता है, माँ के आंचल में पड़े पड़े सोता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हो जाओ। और मचल मचल कर मेरे दुख को और मत बढ़ाइए, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण अर्थात भगवान राम के साथ वो भी वन को गए हुए हैं। महादेवी वर्मा ये छायावाद की कवयित्री हैं। इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत ये भी छायावाद के कवि हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, तो बिल्कुल सही जवाब है। मैथिली शरण गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की
रचना का अनुवाद जो है मधुप उपनाम से किया था। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण होता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भारतेंदु युग के कवि हैं और भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। आपका प्रश्न है, काव्य पंक्तियां दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है ये किस रचना से अवतरित हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। पंचवटी साकेत नहोश विष्णुप्रिया। तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी साकेत महाकाव्य तो बिल्कुल सही जवाब है। ये काव्य पंक्तियां इसी रचना से ली गई हैं जिसमें भगवान श्री राम के मानवतावादी स्वरूप पर विचार प्रकट किया गया है। फिर पंक्तियां हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों पर विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। तो इनमें जो सही है वो है आपका विकल्प बी और डी। आगे हम दिए गए कूट को देखेंगे, उसके अनुसार ही हमारा सही उत्तर माना जाएगा। तो क्या सही है जिसमें बी डी है वो है आपका विकल्प बी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत भारती की रचना मुसद्दसे मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृत्य विफल रही है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे और इसमें आदि अंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले है आपका भारत भारती की रचना मुसद्दसे मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है, यानी ये सही है। फिर दूसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृत्य विफल रही है, यह गलत बात है। विफल नहीं सफल रही अर्थात ये गलत है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे, यानी प्रभावित थे, ये भी बात सही है। इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, ये भी गलत है। आद्यंत जो है यानी शुरू से लेकर आखिरी तक दयनीय स्थिति का चित्रण नहीं किया गया है। अब हम देखेंगे कूट, उसी के अनुसार अर्थात ए और सी जिसमें सही होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा, वो है आपका विकल्प ए। फिर हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। आगे के विकल्प देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर इस प्रश्न में दिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल ये जो है सही उत्तर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार संभाला था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी मानी जाती है। आपका प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियां बोले तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? समाज सुधार, गीत काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता,
नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना सही उत्तर देना है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, अर्थात समाज सुधार भी विशेषता है और इतिवृत्तात्मकता भी है, यही आपका सही माना जाएगा। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति जो है ये आपके सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में देखने को मिलती है और रीतकाल में रीतमुक्त काव्यधारा के कवियों में दिखाई पड़ती है। फिर हम आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं उसे आपको बताना है। तो विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, जय भारत मुक्तक काव्य है और नीचे कूट दिए गए हैं, उसी के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। तो क्या सही है? विष्णुप्रिया खंड काव्य है, अर्थात जो है ये बात सही है। और सिद्धराज खंड काव्य है, ये भी सही है। साकेत महाकाव्य है, ये भी सही है, अर्थात विकल्प सी यदि आपने चयन किया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरुभक्त सिंह भक्त, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प डी श्रीधर पाठक तो बिल्कुल सही जवाब है। श्रीधर पाठक हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक किसके? स्वच्छंदतावाद के। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको जो है स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक बताया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की नहीं है? प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजल, कृषक क्रंदन। तो जो रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की नहीं है, यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी स्वप्न तो बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो स्वप्न रचना है किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। कौन है इसके रचनाकार? राम नरेश त्रिपाठी जी। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, अर्थात किसके नाम पर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है, यदि आपने उत्तर दिया है विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी तो आपका सही जवाब है। और द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी मानी जाती है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो आपने यदि अपना उत्तर चयन किया है विकल्प सी श्रीधर पाठक तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। एकांतवासी योगी इनकी जो है प्रमुख रचना मानी गई है। किसकी? श्रीधर पाठक जी की। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, क्या है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? चलिए हम देखते हैं। हरिऔध जी, राम नरेश त्रिपाठी जी, श्रीधर पाठक जी, राधा कृष्णदास जी। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प सी श्रीधर पाठक तो बिल्कुल सही जवाब है। स्वच्छंदतावादी कवि हैं ये और इनको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आप देख रहे हैं, इनको क्या है? कवि सम्राट इनको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की नहीं है? विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। तो जो रचना इनमें से
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की नहीं है, उसका नाम क्या है? विचित्र विवाह। यह विचित्र विवाह फिर लिखा किसने है? रामचरित उपाध्याय जी ने। किसने लिखा है? रामचरित उपाध्याय जी ने। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए नाथूराम शर्मा शंकर, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर, ये सभी इन्हीं को उपाधियां दी गई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये भारतेंदु युग के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर ये जो है प्रगतिवाद में आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावाद के कवि हैं। और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी में मुक्त छंद की शुरुआत की थी। किस छंद की? मुक्त छंद की। यानी कि मुक्त छंद का प्रवर्तक किसको माना गया है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। फिर हम आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, उसे आपको बताना है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। तो क्या होगा सही जवाब इसका? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प डी कृषक क्रंदन, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। कृषक क्रंदन ये रचना है किसकी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। फिर हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंध नहीं रखती है? वन वैभव, शक्ति, वक संहार, शैरंध्री। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जिसका संबंध जो है महाभारत से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यदि आपने अपना उत्तर दिया है क्या? शक्ति, तो इसका संबंध जो है महाभारत से नहीं है। बाकी वन वैभव, वक संहार, शैरंध्री ये तीनों रचनाएं जो है महाभारत के प्रसंगों से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हरिऔध की रचना काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1917 ईस्वी। तो क्या होगा आपका सही जवाब? यदि आपने दिया है उत्तर अपना विकल्प सी 1909, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी काव्योपवन का प्रकाशन कब होता है? 1909 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, आधुनिक युग। तो आपने अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प बी, बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यानी द्विवेदी युग के विकास में जो है सरस्वती और इंदु जैसी पत्रिकाओं की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका को प्रकाशित करने का काम किया था, जिसके माध्यम से इन्होंने हिंदी को साहित्यिक, परिमार्जित, परिनिष्ठित, मानकीकृत खड़ी बोली का रूप प्रदान किया था। आपका प्रश्न है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? साकेत, भारत भारती, सिद्धराज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपने यदि अपना उत्तर चयन किया है विकल्प बी भारत भारती, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको
कब लिखा गया था? 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त जी ने। इसके 3 खंड हैं। कितने? 3 खंड। आपको बताना है कि वो 3 खंड कौन कौन से हैं। द्विवेदी युग की कविता है, किस प्रकार की है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो द्विवेदी युग की कविता, यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। द्विवेदी युग की ये विशेषता है, उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता। फिर आपका प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। तो आप सभी सही उत्तर के रूप में यदि दिया है किसको? साकेत, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। साकेत महाकाव्य में इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को महत्व दिया गया है। और आप देखते हैं रंग में भंग, इस रचना में राजपूतानी आन बान शान शौकत का चित्रण है। भारत भारती में क्या है? भारत का गौरवगान है। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक नाम और है, क्या है? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो द्विवेदी युग का जो एक अन्य दूसरा नाम है, आपने अपना उत्तर दिया है यदि कौन सा? विकल्प सी, यानी जागरण सुधार काल, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। और ये नाम किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। और आप सभी से साथ में एक प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया था, उसको आपको लिख करके बताना है। और आप देख रहे हैं संधिकाल, ये नाम जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को दिया है। गद्यकाल नाम जो है आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। फिर आपका प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। तो आपने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प बी काव्यात्मकता, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। और गद्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता, ये सभी विशेषताएं द्विवेदी युग में प्रमुखता से देखने को मिल जाती हैं। फिर आपका प्रश्न है, राजपूतियान की कथा किस रचना में है? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। तो अभी हम आपको ऊपर एक प्रश्न में इसका जिक्र कर चुके हैं कि राजपूतानी आन बान शान की कथा किसमें है? रंग में भंग रचना में। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1909 ईस्वी में। और रंग में भंग ये जो रचना है, इसको मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना भी माना जाता है। पंचवटी का प्रकाशन जो है 1925 ईस्वी में होता है। इसमें लक्ष्मण की और सुपर्णखा की कहानी है। साकेत महाकाव्य ये 1931 ईस्वी में लिखा गया है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भारत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी लक्ष्मण और उर्मिला, तो बिल्कुल सही उत्तर है। साकेत महाकाव्य की कथा का मुख्य विषय क्या है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के चरित्र को दिखाना। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? चलिए हम देखते हैं ये क्या है। महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चयन किया है विकल्प सी खंड काव्य, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है,
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरुषिका पर थी यवराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से, किसान से। तो आप सभी जानते हैं कि ये पंक्तियां किस रचना से हैं? प्रिय प्रवास महाकाव्य से। और ये कब लिखा गया था? 1914 ईस्वी में। किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। आंसू ये जो है रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। और किसान रचना किसकी है? मैथिलीशरण गुप्त जी की। और परिवर्तन नाम से किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत जी ने। फिर हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, ब्रज भाषा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कविता के सिंहासन से जिस भाषा को उतार करके उसके स्थान पर खड़ी बोली को स्थापित किया था, उसका नाम क्या है? ब्रज भाषा। फिर हम आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत। तो चिरगांव झांसी में किसका जन्म स्थान है? विकल्प बी, मैथिलीशरण गुप्त। और इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त, ये भी क्या है? हिंदी के कवि थे। इनका भी जन्म जो है चिरगांव झांसी में हुआ था। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग जिले के किस गांव में? निहालपुर गांव में, निहालपुर। और सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा, यानी उत्तराखंड में आजकल है, और पहले ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों को सूची 2 से मिलान करना है और फिर कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो प्रिय प्रवास ये रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का महाकाव्य है। रंग में भंग किसने लिखा है? मैथिलीशरण गुप्त जी ने। और मृत्युंजय रचना किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की। पथिक रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। तो ये तो सही मिलान कर दिया गया है, लेकिन इसका उत्तर क्या है हम आगे देख लेते हैं, जो कि हमको कूट में पता चलेगा। क्या है? कूट इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका जो सही मिलान कर दिया गया है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन। प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। कृष्णायन, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास। तुलसीदास, प्रिय प्रवास, साकेत, कृष्णायन। तो रचना काल की दृष्टि से इन कृतियों का जो सही अनुक्रम होगा वो है आपका विकल्प बी। यानी प्रिय प्रवास को कब लिखा गया है? 1914 ईस्वी में। साकेत को कब लिखा गया है? 1931 ईस्वी में। और तुलसीदास ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इसको कब लिखा गया है? 1938 ईस्वी में। फिर जो है कृष्णायन, इसको किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद जी ने। और कब लिखा है? 1943 ईस्वी में। इसी प्रकार ये उत्तर सही हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त, तो बिल्कुल सही उत्तर है। इन पंक्तियों में गुप्त जी ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर महावीर अर्थात हनुमान जी की कृपा हो जाती है और रामचरितमानस जैसा वो महाकाव्य लिख जाते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृपा मैथिली शरण गुप्त के ऊपर होती है और साकेत महाकाव्य की रचना कर जाते हैं। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक गुरु थे। आपका अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, बिल्कुल सही माना जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और वैदेही वनवास ये जो रचना है किस श्रेणी में आती है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का यानी जो काल सीमा है कब से कब तक द्विवेदी युग माना जाता है? 1850 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1947 ईस्वी, 1947 से 1970 ईस्वी और 1900 से 1918 ईस्वी। तो आपने अपना उत्तर यदि सही किया है विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 मानी जाती है। और जो आप देख रहे हो विकल्प ए 1850 से 1900, तो ये किस काल की समय सीमा है? भारतेंदु युग की। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? आपको फटाफट बताना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो यदि आपका उत्तर आया है विकल्प डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। राधा कृष्णदास किसमें के हैं? ये भी जो है भारतेंदु युग के हैं। और जसवंत सिंह जो आप देख रहे हो यह किस काल में आते हैं? रीत काल के कवि हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। कौन है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार? तो उनका नाम है, यदि आपने उत्तर दिया है अपना विकल्प बी लोचन प्रसाद पांडे। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? रस कलश किसकी रचना है? आपको बताना है। श्रीधर पाठक जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की। तो आपने यदि सही उत्तर को चुना है विकल्प डी यानी बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो बिल्कुल सही उत्तर है। और ये क्या है विद्यार्थियों? रस कलश एक प्रकार से रीति ग्रंथ है। क्या है? रीति ग्रंथ। और इसमें क्या है? नायक है, नायिका इत्यादि का चित्रण किया गया है। और उसके साथ यानी जो रस कलश रचना है ये इसको किस भाषा में लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने? तो वो है आपकी ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा में इसको लिखा था। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्यिक रूप में देखने को मिलती है? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में, मुक्तकार के रूप में? आपको अपना सही जवाब देना है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट करके दिया है विकल्प बी प्रबंधकार के रूप में, तो बिल्कुल सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त जी ने सर्वाधिक जो है प्रबंध काव्य लिखने का काम किया था। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा,
पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है क्या, पंचवटी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यशोधरा में जो है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चित्रण है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला नायिका हैं और विष्णुप्रिया में विष्णुप्रिया नायिका हैं। पंचवटी में क्या है, इसमें लक्ष्मण जी हैं। कौन है, लक्ष्मण जी हैं और सुपर्णखा आदि की कथा दिखाई गई है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरणगुप्त, तुलसी दास। तो आप सभी जानते हैं ये प्रश्न बार बार घूम करके आपके समक्ष आया है। रंग में भंग ये रचना किसने लिखी है? मैथिली शरणगुप्त। यदि आपने सी विकल्प सही जवाब दिया है, इसको कब लिखा है? 1909 ईस्वी में। और इसको मैथिली शरणगुप्त जी की प्रथम काव्य रचना भी माना जाता है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, नवम सर्ग, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। साकेत जो महाकाव्य है उसका सर्वाधिक जो मार्मिक प्रसंग है वो है नवम सर्ग। और इस नवम सर्ग में है क्या? उर्मिला का विरह वर्णन दिखाया गया है। क्या? विरह वर्णन। इसमें जो है उर्मिला कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। किससे कहती हैं? कामदेव से। जो कामदेव अपने आप को दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति मानता है और उर्मिला को अपने वश में करना चाहता है लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में, लेकिन सारे वार जो है कामदेव के खाली जाते हैं उर्मिला के आगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वासव दत्ता। तो जो रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा, चोखे चौपदे। और आप देख रहे हैं पथिक किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। कनुप्रिया किसने लिखा है? ये रचना जो है आपके किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? आपको बताना है। श्रीधर पाठक जी, हरिओद जी, मैथिली शरणगुप्त जी, इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के पूर्णतः जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं उनका नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी। फिर हम आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो भारत भारती में कौन सी भावना देखने को मिलती है? वो है आपकी राष्ट्रीय भावना। इसका मुख्य विषय रहा है। 1912 में इसका प्रकाशन होता है और मैथिली शरणगुप्त जी इसके रचनाकार हैं। इसके 3 खंड हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला, घनाक्षरी। तो गंगा अवतरण ये रचना किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। और किस छंद में लिखी गई है? अगर आपने दिया है अपना उत्तर विकल्प सी, रोला छंद में। और इसमें जो है कुल 116 छंद हैं। कितने? 116। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में? हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त।
तो आप सभी ने इस प्रश्न के जवाब में यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प डी मैथिली क्षणगुप्त तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही गृहस्थ जीवन का चित्रण आधुनिक काल में मैथिली क्षणगुप्त जी ने किया है। आपका प्रश्न है हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी द्विवेदी युग तो बिल्कुल सही माना जाएगा। हमारे हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग एक ऐसा युग है जो हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए, विकास के लिए, उसको शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका अगला प्रश्न है किसान के रचनाकार कौन है? आपको फटाफट बताना है। मैथिली क्षणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद। तो किसान ये रचना किसकी है? आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए तो बिल्कुल सही जवाब है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। 15, 11, 12, 7। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है क्या विकल्प सी यानी 12 तो बिल्कुल सही जवाब है। साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं। किसने लिखा था? मैथिली क्षणगुप्त जी ने। कब लिखा था? 1931 ईस्वी में। फिर हम आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का, पार है क्या क्लेश का। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली क्षणगुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप सभी ने इन पंक्तियों में यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी मैथिली क्षणगुप्त तो बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसमें वो बताते हैं कि हे हमारे देश के क्षत्रियों, अब क्या है, आप सभी को उठकर खड़े हो जाना चाहिए। आप ही ऐसे हो जो इस देश के कुयश को समाप्त कर सकते हो और इसके माथे पर लगी हुई कालिमा को, कलंक को मिटा सकते हो। अपने इस भारत देश के लिए तन मन धन से जो कुछ कर सकते हो सब कुछ समर्पित कर दीजिए। और वैश्यों को बोलते हैं कि व्यापार भी समाप्त हो चुका है और सारा धन जो है विदेशी लेकर के चले गए हैं। सब कष्ट ही कष्ट हमारे देश के ऊपर एक साथ दिखाई पड़ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है प्रिय की सुध सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली क्षणगुप्त, लाला भगवान देन। आपको बताना है कि ये काव्य पंक्तियां किसने लिखी हैं। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी राम नरेश त्रिपाठी, बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प ए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विधिवत विचार विमर्श महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। फिर आपका प्रश्न है अगला,
अधिकार खो कर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? जयद्रथ वध, कुरुक्षेत्र, द्वापर, रश्मि, रथी। तो आप सभी ने अपने उत्तर में यदि सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए जयद्रथ वध, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। उनका ये क्या है? जयद्रथ वध। ये है आपका खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य है ये। और इसमें ये गुप्त जी बताते हैं कि व्यक्ति जो है अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता है और अपने अधिकारों के समय भी चुप रहता है, तो ये बहुत बड़ा पाप यानी दुष्कर्म माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति न्याय के तराजू पे बैठा है, तो भले ही उसका सगा भाई ही क्यों न हो, वहां पर जो है पक्षपात नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको भी दंड देना ही अनिवार्य है। आपका अगला प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसने लिखी हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो आप सभी ने यदि सही उत्तर के रूप में चयन किया है विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा। और ये पंक्तियां जो है किस रचना से ली गई हैं? भारत भारती रचना से, जिसका प्रकाशन जो है कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। इन पंक्तियों में गुप्त जी बताते हैं कि हमारा परिचय क्या था, हमारा देश क्या था, हमारे देश की पहचान क्या थी और हम आज कहाँ जा रहे हैं। अपनी भाषा, भाव, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ खो चुके हैं। इस पर हम सभी को मिल बैठ करके विचार करना होगा और जो उचित समाधान होगा उसको लागू करना होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है, वो आपको बताना है। विष्णुप्रिया, पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा। जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया। आगे के विकल्प आपके हैं पंचवटी, जयद्रथ वध, विष्णुप्रिया, यशोधरा। जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया है कौन सा? विकल्प बी, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। कौन सा? विकल्प बी, यानी जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया। जयद्रथ वध जो है 1910 में लिखा गया है, पंचवटी 1925 में, और यशोधरा को कब लिखा गया है? वो है आपका 1932 में। और विष्णुप्रिया कब लिखी गई रचना है? 1957 में। इस प्रकार हो इसको जो है सही उत्तर माना गया है विकल्प बी। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। तो इनमें से जो विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है वो आपको बताना है। और आप सभी ने यह चयन कर लिया है कौन सा? विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। यानी स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति ये विशेषता द्विवेदी युग की नहीं रही है। आपका अगला प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं मैथिली शरण गुप्त जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आप सभी ने अपना सही और शानदार उत्तर दे दिया होगा। भारत भारती रचना किसकी है? आपके मैथिली शरण गुप्त जी की। यदि विकल्प ए चयन किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। इसका प्रकाशन जो है 1912 ईस्वी में होता है। और इसके खंड कितने हैं? 3 भागों में ये रचना है।
इसी रचना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा था? राष्ट्र कवि कहा था। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था मैथिली शरण गुप्त जी को। किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये कक्षा आपको पसंद आएगी, आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सभी साथियों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारा मनोबल होता है, यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, जिससे हम लगातार आपको कक्षाएं दे रहे हैं। आप सभी को मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, बाय बाय सभी को।